नमस्कार। राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेज पर। अपन चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी के उस हर एक पहलू तक पहुंच करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो कोचिंग संस्थाएं हैं उनके द्वारा आपको अलग अलग विषय अच्छी तरह से पढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन आज तक एनसीईआरटी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। और अपना जो पहला उद्देश्य है वो है एनसीईआरटी को क्लियर करना। जो बाकी जितने भी सब्जेक्ट है वहां तक भी अपन पहुंचने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कोई इतिहास है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, वहां तक भी पहुंचेंगे। लेकिन अपना जो मेन उद्देश्य रहेगा वो पहले अपन क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनको समझेंगे, उनको सरल करेंगे। मानिए कि मैं भी आपकी तरह ही एक नया ही क्रिएटर हूं, मैं भी एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, आप भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ताकि आगे जितनी भी अपन जब हाई लेवल की किताबें पढ़ेंगे तब अपन को आसानी से समझ में आ जाए। अब हमारे अतीत जो क्लास 8वीं की किताब है उसमें अपन ने 6 अध्याय पहले से ही क्लियर कर लिए हैं, 6 अध्याय क्लियर कर लिए हैं और लगातार उनके ऊपर क्वेश्चन भी मैं अपलोड करता आ रहा हूं। आज अपन जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे अपना जो 7वां अध्याय है उसके बारे में। आपको बता दूं कि अपने जो हमारा अतीत किताब है उसमें कुल कितने अध्याय है, 10 अध्याय है। तो अपन ने 6 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, पीछे 4 अध्याय रहे हैं, उसमें से अपना जो 7वां अध्याय है वो चल रहा है। मतलब इसके बाद में कितने बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 अध्याय बचेंगे क्लास 8वीं की हमारा अतीत किताब के। अब 7वां अध्याय क्या है, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासन ने भारतीय जो देसी जनता थी, जो विभिन्न प्रकार के आडंबरों में फंसी हुई थी, यहां पर अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज थे, तो ऐसी जनता को सभ्य बनाने के लिए तथा राष्ट्र को शिक्षित करने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन से प्रयास किए और जो भारत के समाज सेवी थे उनके द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे अपने अध्याय 7वें में। जैसा कि आपको पता है कि अपने जो हर एक अध्याय है उसकी अपनी 3 क्लास होती है, लगभग आधे घंटे की या 40-40 मिनट की 3 क्लासें होती है, जिसमें अपन एकदम अच्छे ढंग से इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज अपना अध्याय देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहां के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस तरह के प्रभाव पड़े। अपन ने पढ़ा था कि जो राजा थे, राजाओं के पास में प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया था, रेजिडेंट सॉरी, जो राजा के हर एक क्रियाकलाप को अपने अंडर करता था। राजा कोई भी काम स्वतंत्र तरीके से नहीं कर पाता था। फिर जो नवाब थे, कई नवाबों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। जो किसान थे, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा था। आदिवासी थे, आदिवासियों को जंगलों से निकाला जा रहा था। जो झूम खेती कर रहे थे उनको एक जगह बसाया जा रहा था। इस प्रकार हर एक उस तबके पर प्रभाव पड़ रहा था। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। अब ये सब चीजें हैं, इनसे जो विद्यार्थी थे, उस समय के जो बालक थे, बच्चे थे, जो विद्या अर्जन करते थे, उन पर कौन से प्रभाव पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। अब अंग्रेज सिर्फ यही नहीं चाहते थे कि हम भारत के भू क्षेत्र पर कब्जा कर लें और वहां से भारी मात्रा में धन ले जाकर अपने ब्रिटेन या इंग्लैंड चले जाएं। इसके साथ में उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी था। वे क्या चाहते थे, वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। उनका सांस्कृतिक मतलब धर्म संबंधी मिशन भी था। वे चाहते थे कि भारत की जो देसी जनता है उसको शिक्षित भी हमें ही करना है और उनके जो आडंबर है, रीति रिवाज है, ढोंग की जो परंपराएं हैं, उन रीति रिवाजों को, उन परंपराओं को भी हमको ही बदलना है। अब इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे, भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। अब भारतीय जो समाज है उसको शिक्षित कैसे बनाया जाए, उसे सभ्य कैसे बनाए।
अंग्रेजों के मुताबिक उनको अच्छी प्रजा कैसे बनाएं, इसके लिए हमें कौन कौन सा प्रयास करना चाहिए, इनका जवाब भी अंग्रेजों के पास में कोई फिक्स जवाब नहीं था। वो भी लगातार कोई ना कोई नीतियां चालू करते रहे और जब उनमें कोई कमी रहती तो नई नीति लागू कर देते। तो कई दशकों तक इस चीज पर, कई दशकों मतलब कई 10-10 सालों के, कई ऐसे दशकों तक चर्चाएं चलती रही। अब अंग्रेज थे वो शिक्षा को किस तरीके से देखते थे, अंग्रेज किस चीज को शिक्षा मानते थे? तो देखिए, आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज और सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। आज तो शिक्षा का मतलब है कि बच्चे को विद्यालय भेजो, वहां पर वो शिक्षा अर्जन करेगा, वहां पर वो ज्ञान अर्जन करेगा। यह चीजें शिक्षा थी, आज सामान्य चीज है। अगर प्रत्येक घर का जो बच्चा 5-6 वर्ष का हो जाता है उसको अपन विद्यालय में भेज देते हैं। क्या ऐसे ही शिक्षा के मायने, इस तरह की ही सरल शिक्षा उस समय भी प्रदान की जा सकती थी? इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। अब जब अंग्रेजों ने नीतियों का निर्माण किया तो उन नीतियों पर जो भारतीय लोग थे उन्होंने किस प्रकार प्रतिक्रिया दी? क्या उन्होंने अंग्रेजों की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको पूरी तरह से स्वीकार कर लिया या फिर स्वीकार नहीं किया? और बाद में अंग्रेजों ने किस प्रकार यह निर्णय लिया कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा? इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। प्राच्यवाद की परंपरा यह क्या है? तो सन 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन थे, वो कलकत्ता आए। कौन आए? 1783 में एक विलियम जोन्स नाम का एक सज्जन थे, अच्छे व्यक्ति थे, वो कलकत्ता में आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसमें जो जूनियर जज थे वो किन्हें बनाया गया? विलियम जोन्स को बनाया गया। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद थे। भाषाविद मतलब विभिन्न भाषाओं के जानकार भी थे। जैसे कि भाषाविद के बारे में देखें, एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। तो ये विलियम जोन्स था, ये था तो जूनियर जज, लेकिन इसके साथ साथ में इसको कई भाषाओं का ज्ञान भी था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। देखो कितनी भाषाओं का ज्ञान है। उन्होंने जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय था उसमें ग्रीक भाषा का और लैटिन भाषा का अध्ययन किया, उसके साथ साथ में वो फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी तो सीख गए थे, अरबी सीख रहे थे और फारसी भी सीख चुके थे। अपन यहां पर देख रहे हैं कि विलियम जोन्स है वो फारसी भाषा सीख रहे हैं, ये विलियम जोन्स है वो अपने दोस्त से क्या सीख रहे हैं? फारसी भाषा सीख रहे हैं। मतलब वो विभिन्न भाषाओं को जानने में रुचि रख रहे थे। कलकत्ता में, हाँ, कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। अब अरबी फारसी के साथ साथ में वो अपने हिंदू धर्म की जो प्राचीन भाषा है, भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा, उस संस्कृत भाषा को भी सीखने का प्रयास कर रहे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य वैज्ञानिक विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उन्होंने जो कानून से संबंधित थी, दर्शन है, धर्म है, राजनीति है, नैतिकता है, गणित है, चिकित्सा विज्ञान है और विज्ञान की जो अन्य भारतीय पुस्तकें हैं उनका भी अध्ययन विलियम जोन्स ने करना शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। सिर्फ विलियम जोन्स ही नहीं, उसके साथ साथ में कई ऐसे अंग्रेज थे वो भी भारतीय भाषाओं को सीखना चाहते थे। जिसमें अगर बात करें तो हेनरी टॉमस कोलब्रुक, कौन? हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल होलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। अब वो भारत की जो विभिन्न रचनाएं थी, जो विभिन्न कहानी, कविताएं, उपन्यास, जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथ थे, अब यो हेनरी टॉमस कोलब्रुक और जो नेथेनियल होलहेड थे वो भारतीय भाषाओं को पहले सीखते, फिर जो संस्कृत और फारसी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट
कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे और वे ज्यादा से ज्यादा इस चीज की जानकारी लेना चाहते थे कि यहां पर प्राचीन में क्या होता था, किन चीजों की यहां पर मान्यता थी। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। तो विलियम जो जोन्स था उसने क्या किया, जो हेनरी टॉम्स कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलेड के साथ मिलकर उन्होंने एक सोसाइटी का गठन किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किस नाम से? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम से एक सोसाइटी का गठन किया और एक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया, एशियाटिक रिसर्च। तो प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, एशियाटिक रिसर्च या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसके द्वारा किया गया? हेनरी टॉम्स कोलब्रुक नहीं, सॉरी, ये हेनरी टॉम्स कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलेड के साथ में मिलकर जो अपने विलियम जोन्स थे उनके द्वारा इनकी शुरुआत की गई। अब इसमें जो जोन्स और कोलब्रुक थे, जोन्स और हेनरी टॉम्स कोलब्रुक, ये भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। अब ये भारतीय जो संस्कृति थी उसको ये तुच्छ नहीं समझते थे। ये जो पश्चिमी संस्कृति और जो भारतीय संस्कृति थी इनको आदर के भाव से देखते थे कि ये इनके अपने रीति रिवाज है, ये इनकी अपनी संस्कृति है, तो इनको अपने तुच्छ नहीं समझना चाहिए। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनका मानना था कि एक समय ऐसा था जब ये भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, ये अपने वैभव के शिखर पर थी, लेकिन धीरे धीरे इसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। वो मानते थे कि अगर आपको हिंदुओं के बारे में, मुसलमानों के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में अगर ज्ञान हासिल करना है तो आपको इनके जो पवित्र ग्रंथ है, पुराने ग्रंथ है, उनको पढ़ना पड़ेगा और इन रचनाओं के पुण्य अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। और जब भारत के लोग, यहाँ के लोग वापस इन्हीं ग्रंथों को, इन्हीं रचनाओं को वापस पढ़ेंगे तो हो सकता है कि धीरे धीरे वापस भारतीय संस्कृति का उत्थान शुरू हो जाए। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने और उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। अब इन दोनों ने अपना काम था वो चेंज कर दिया। ये प्राचीन ग्रंथों को ढूंढते, उनको पढ़ते, ज्यादा से ज्यादा उनमें से जानकारी लेते और अपने नतीजे जो निकलते तो वो लोगों तक पहुंचाते थे। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। अब ये दोनों के लिए फायदेमंद, अंग्रेजों के लिए, क्योंकि इससे अंग्रेजों को जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में ज्ञान मिल जाएगा और जो भारतीय लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि कैसी उनकी पुरानी संस्कृति थी और वर्तमान में उनको अपनी पुरानी संस्कृति को अपनाना भी चाहिए। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। अब जो अंग्रेज थे वो खुद भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों बन बैठे थे, क्योंकि भारतीय लोगों तक संस्कृति को पहुंचाने का भी काम किया था इन्होंने। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। अब कई अंग्रेज जब उन्होंने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया, जैसे कि विलियम जोन्स है, हेनरी कोलब्रुक है, इन्होंने कहा कि अगर भारतीय लोगों को शिक्षा देनी है तो उनको पश्चिमी शिक्षा, मतलब अपने जो देशों की शिक्षा है वो शिक्षा मत दीजिए। इनको कौन सी शिक्षा दीजिए? इनको अपनी जो यहाँ की स्थानीय शिक्षा है, स्थानीय संस्कृति है, उसके बारे में ज्ञान देना चाहिए। मतलब इनको भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य का काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। वो चाहते थे कि प्राचीन जो संस्कृत और फारसी भाषा में यहाँ के जो काव्य लिखे गए थे, यहाँ की पुस्तकें लिखी गई थी, उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर संस्थानों की स्थापना की जाए और यहाँ के लोगों को संस्कृत और फारसी पढ़ाई जाए। ये सभी अंग्रेजों की दलील नहीं थी, जो कुछ अंग्रेज थे वो ये चीज करना चाहते थे।
अब इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। ये चाहते थे कि अगर आप हिंदू और मुसलमानों को पढ़ाना चाहते हो तो इनको वही चीज पढ़ाओ जो थोड़ी बहुत इन्होंने पढ़ रखी है, और जिनको ये अपना आदर मानते हैं, जिनको ये आदर देते हैं, इस प्रकार की शिक्षा इनको प्रदान की जाए। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। अब अपन यूरोप के जो पश्चिमी देशों की जो शिक्षा है अगर लाकर इन पर थोप दे तो क्या ये उसको ग्रहण कर पाएंगे? तो इन पर जो अनजाने विषय है उनकी शिक्षा मत थोपो, यहां की जो स्थानीय संस्कृति है उसकी शिक्षा दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। ये कहते थे कि अगर आप भारतीयों को भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान दोगे, संस्कृत के बारे में, अरबी फारसी के बारे में अगर इनको ज्ञान दोगे तो ये तो अंग्रेजों का आदर करेंगे कि अंग्रेज है वो हमारा धर्म भ्रष्ट करने की बजाय हमारे धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं, हमको हमारे धर्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको लंबा चलना है तो आपको इन्हीं की जो संस्कृति है उन्हीं का आपको ज्ञान देना पड़ेगा। पश्चिमी देशों का जो ज्ञान है वो यहां पर मत फैलाओ। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। क्या खोला गया? कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया 1781 में। ये ऊपर वाली जो दलीलें थी इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी भाषा का, फारसी का और जो इस्लाम मतलब मुसलमानों के जो कानून थे उनके अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। कब खोला गया? यह 1781 ईस्वी में खोला गया। कब खोला गया? 1781 ईस्वी में कलकत्ता में यह मदरसा खोला गया। उसके साथ साथ में हिंदुओं के लिए 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और अपन ने जो पीछे पढ़ा था कि 1781 में कलकत्ता में मदरसा खोला गया, मतलब 10 वर्ष के गैप पे हिंदू कॉलेज की भी स्थापना कर दी गई। लेकिन क्या सभी अंग्रेज यह चाहते थे कि भारतीयों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान दिया जाए? नहीं, कुछ ये भी। अब जो लोग, एक चीज यहां पर थोड़ी इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से देखना, जो लोग भारतीय लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान देने के समर्थक थे उनको कहा जाता था प्राच्यवादी। क्या कहा जाता था? प्राच्यवादी। अगर प्रश्न आए कि प्राच्यवादियों का क्या मत था तो प्राच्यवादी मतलब वो लोग जो भारत के लोगों को भारत की संस्कृति के बारे में ज्ञान देना चाहते थे उनको प्राच्यवादी कहा जाता था। प्रश्न पक्का पूछा जा सकता है कि प्राच्यवादियों की क्या सहमति थी या वो भारत में कौन सी शिक्षा प्रदान करना चाहते थे? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि प्राच्यवादी का मतलब क्या है। मतलब वे लोग जो भारत में जो भारत की प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन जो भारत के धर्म ग्रंथ है हिंदू और मुसलमानों के, उनके बारे में शिक्षा देने के जो समर्थक थे उनको प्राच्यवादी कहा जाता था। लेकिन सभी प्राच्यवादियों के समर्थक नहीं थे। यहां पर एक चित्र देखिए, वोरेन हेस्टिंग्स का स्मारक है, रिचर्ड वेस्ट माकोट 1830 में अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में ये स्मारक है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहां आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वोरेन हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। एक तरफ पंडित है, ऊपर वोरेन हेस्टिंग्स है और नीचे मुंशी बैठा दिखाई दे रहा है। ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो जो प्राच्यवादी थे उनके द्वारा बनाया गया कि वोरेन हेस्टिंग्स को बोला गया कि अगर आप भारतीय लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान देंगे तो ये आपको उच्च समझेंगे। क्या समझेंगे? उच्च समझेंगे और आपका आदर करेंगे। तो इसी भावना से जो वोरेन हेस्टिंग्स थे ना, जो वोरेन हेस्टिंग्स थे वो भारत में कौन सी शिक्षा देना चाहते थे? भारतीय लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान देने के समर्थक थे वोरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादियों भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे जिन्हें वे कई बार केवल बोलियां समझते थे और वर्नाकुलर का नाम देते
थे, स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स थे, वो भी भारत की जो प्राचीन संस्कृति थी, प्राचीन धर्म ग्रंथ थे, उनके बारे में पढ़ना चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन का आधार होना चाहिए। वो कहती है कि अगर हमको भारत के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान और संस्कृति के बारे में ज्ञान हो जाएगा तो अपन यहाँ पर लंबे समय तक शासन कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसके समर्थक नहीं थे। अब हुआ क्या? पूर्व की जयगण्य गलतियां। पूर्व देश मतलब अपना एशिया की तरफ वाली, ये भारत देश मान सकते हो। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। अब बहुत सारे जो अंग्रेज अफसर थे, वो क्या कहते थे कि यार अंग्रेजों, आप क्या कर रहे हो? आप भारतीय लोगों को ये जो पुराना भारतीय ज्ञान है ये इनमें फैलाना चाहते हो। ये तो त्रुटियों से भरा है, इनमें कई प्रकार की गलतियां हैं, इसमें कई प्रकार की ऐसी चीजें दी गई है जो तो विज्ञान मानता ही नहीं है। तो आप कैसा भारतीय लोगों का उद्धार करोगे? आप अपने फायदे के लिए भारतीय लोगों को ऐसा अवैज्ञानिक ये ज्ञान फैलाओगे? तो जो बहुत सारे तो वो इनके आलोचक थे, उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। उन्होंने कहा कि ये पूर्वी साहित्य है, मतलब जो पूर्व के देशों में, मतलब जिसमें भारत भी आता है, यहाँ के जो साहित्य है, यहाँ के जो धर्म ग्रंथ है, वहां पर तो कई ऐसी चीजें दी गई जो विज्ञान मानता ही नहीं है। तो आप इन लोगों को इन चीजों से ऊपर उठाओ, इनकी यहां पर जो गलत फहमियां हैं, इन गलत फहमियों को दूर करो। कुछ लोग ये मानते थे। इसलिए उन्होंने दलील दी थी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि आप अंग्रेजी, आप जो संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, इनको पढ़ाने के लिए इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? ये कोई विश्व स्तर की भाषाएं थोड़ी है। भारतीयों को अगर ऊपर उठाना है तो इन्हें जो पश्चिमी देश की जो संस्कृति है, पश्चिमी जो भाषा है, पश्चिमी जो ज्ञान है, उनसे अवगत करवाओ। अब प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले में प्रमुख व्यक्ति थे वो जेम्स मील थे। कौन थे? प्रमुख व्यक्ति थे वो जेम्स मील थे। वो ये मानते थे कि भारतीयों को इनकी जो संस्कृति है, इनका जो ज्ञान है, वो मत दो। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जेम्स मील ने कहा कि आप तो ये चाहते हो कि भारतीय लोग खुश हो। अगर आप भारतीय लोगों को ये भारत की जो इनकी संस्कृति है, इनका ज्ञान है, ये फैलाओगे तो ये खुश तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन क्या ये अपन चीज फैला रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, क्या वो सही है? एक बार सोचो तो सही। तो जेम्स मील थे वो प्राच्यवादियों के कटु आलोचक बन गए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय यह पढ़ाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। जेम्स मील ने कहा कि आप भारतीय लोगों को ये जो यहां का जो ज्ञान है वो मत फैलाओ, इन लोगों तक ये चीज फैलाओ कि किस प्रकार जो पश्चिमी देश है, जिसमें यूरोप आता है, जिसमें अमेरिका आता है, वहां के लोगों ने विज्ञान के जरिए, तकनीकी के जरिए कितना अपना विकास कर लिया है। तो अगर लोगों तक, इन लोगों को शिक्षित करना है तो वो पश्चिमी ज्ञान इन तक फैलाओ ताकि इनका भी विकास हो सके। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में से सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। अब 1830 तक अपन ने पढ़ा था, 1781 में मदरसे की स्थापना हुई और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, लेकिन लंबे समय तक ये चीजें नहीं चली। 1830 में इनका भारी विरोध हुआ और इनके प्रमुख कटु आलोचक में एक व्यक्ति और उभर कर आए, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। याद रखना, जेम्स मील और थॉमस बेबिंगटन मैकाले थे, ये प्राच्यवादियों का विरोध करते थे। प्राच्यवादी कौन थे? जो भारत के लोगों को भारत की संस्कृति का ज्ञान करवाना चाहते थे। वे भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। बेबिंगटन मैकाले कहते थे कि भारत के लोग तो असभ्य है। क्या है? असभ्य है। अगर इनको सभ्य बनाना है, शिक्षित बनाना है, तो इनको पश्चिमी जो देश है उनको जो चीजें हैं वो पढ़ाओ। मैकाले के मुताबिक
थॉमस वेबिंगटन मैकाले, याद रखना, थॉमस वेबिंगटन मैकाले। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा, यहां पर दो चीजें थी, देख लेते हैं। प्राच्यवादी क्या है? क्या एशिया की भाषा और संस्कृति का गहरा ज्ञान रखने वाले लोग थे, वो प्राच्यवादी थे। मुंशी कौन होता था? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ना जानता था। वर्नाकुलर क्या है? वर्नाकुलर क्या है? यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। मतलब भारत में कई ऐसी भाषाएं थी जो दूसरी जो प्रसिद्ध भाषाएं थी उनसे काफी अलग थी, तो ऐसी भाषाओं के लिए अंग्रेजी एक शब्द का इस्तेमाल कर लेते, वर्नाकुलर। अब देखो मैकाले क्या मानते थे। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप जो पढ़ा रहे हो, जो पूर्वी ज्ञान इनको दे रहे हो, इनकी संस्कृति के बारे में, क्या ऐसी ज्ञान की शाखा अपने देश में है? ऐसी कोई शाखा है जो अपने देश में आकर अपने देश का विकास कर दिया? कोई शाखा नहीं है। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय, जो एक अच्छा बड़ा यूरोप का पुस्तकालय है, उसका अगर मैं एक केवल छोटा सा खाना ले लूं, एक छोटा सा खाना ले लूं, तो वो एक छोटा सा खाना मतलब एक छोटा सा किताबों का कोना ही भारत का और अरब के जो समूची देशी साहित्य है उसके बराबर है। पूरे भारत का समूचा जो एशिया देश है, एशिया जो महाद्वीप है, इसके जो पूरा साहित्य है उसके बराबर तो यूरोप का मात्र एक खांचा जिसमें किताबें हैं सिर्फ वो है। तो याद रखना यह किसका है? वेबिंगटन मैकाले का कथन है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकार पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि यह प्राच्यवादी पुराना ज्ञान है, ये यहां तक मत फैलाओ, ये यहां तक मत फैलाओ, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। मैकाले ने कहा कि अगर इनको पढ़ाना है तो इनको अंग्रेजी भाषा पढ़ाओ। कौन सी? अंग्रेजी भाषा पढ़ाओ, जिससे जो विश्व की बड़ी बड़ी कृतियां हैं, बड़े बड़े किताबें हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, उसे यहाँ के लोग पढ़ सकेंगे। अंग्रेजों के देशों में, वहां के देशों में जो तकनीकी ज्ञान का विकास हुआ है, अगर उनको जानना है तो भारतीय लोगों को अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। अगर भारतीय लोगों को सभ्य बनाना है, उनकी रुचियों को बदलना है, उनके मूल्यों और संस्कृति को बदलना है, उनका विकास करना है, उनको ऊपर लाना है, तो उनको क्या पढ़ाओ? ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी पढ़ाओ। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये थॉमस वेबिंगटन मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष है। उनके अध्ययन कक्ष में कितनी सारी किताबें पड़ी है उनके बारे में अपन देख सकते हैं। मैकाले के मिनट्स यानी कि विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। 1835 में, कब? 1835 में अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का अधिनियम पारित किया। कौन सा अधिनियम पारित किया? भारत में शिक्षा का अधिनियम पारित किया 1835 में। किसके कहने पर? जो मैकाले की जो बातें थी उनको आधार मानकर। और यह फैसला लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। अंग्रेजी है, अगर यहाँ के लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो उनको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन न दिया जाए। जो कलकत्ता में आपने मदरसा खोला है, संस्कृत कॉलेज खोले, उनको प्रोत्साहन मत दो, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दो। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। इन संस्थान जो कलकत्ता में मदरसा बनाया गया, बनारस में हिंदू कॉलेज, संस्कृत कॉलेज बनाई गई, उनको क्या कहा गया कि ये अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिर है। क्या है? ये अंधकार के ऐसे मंदिर है जो अपने आप शरण का शिकार हो रहे हैं। अब धीरे धीरे स्कूलें थी, उनके लिए भी अंग्रेजी की जो पाठ्य पुस्तकें थी, जो अंग्रेजों की पाठ्य पुस्तकें थी, वो अब धीरे धीरे छपने लगी।
यहां पर अगर एक चीज देखें, ज्ञानियों की भाषा, अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था, मैकाले ने क्या कहा था कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो कोई साहित्यिक जानकारी होती है और ना ही वैज्ञानिक जानकारी होती है। मैकाले कहता है कि आप भारत को भारतीय ज्ञान देना चाहते हो, इनकी जो स्थानीय बोली है, इनकी स्थानीय बोली में ना तो कोई जानकारी है और ना ही कोई वैज्ञानिक तथ्य है। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी है कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये जो भारत की स्थानीय बोलियां हैं, इनमें तो इतना ज्ञान ही नहीं है, इनका शब्दकोश भी इतना नहीं है कि अगर मैं किसी अंग्रेजी साहित्य का अनुवाद करना चाहूं तो इन भाषाओं में मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि कई ऐसे शब्द हैं, अंग्रेजी के कई ऐसे शब्द हैं जिनका अनुवाद यहां पर हिंदी में है ही नहीं, यहाँ की स्थानीय भाषाओं में नहीं है। थॉमस बेबिंगटन मैकाले भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 के अपने विवरण में ये चीज लिखता है। कितने? 2 फरवरी 1835 का जो अपना विवरण था उसमें ये चीजें लिखता है। थोड़ा बहुत और देख लेते हैं ये, उसके बाद में अपन अगले अपनी क्लास में पढ़ेंगे। देख लेते हैं व्यवसाय के लिए शिक्षा। अब शिक्षा किसके लिए प्रदान की जाने लगी? व्यवसाय के लिए। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड्स डिस्पैच कहा गया। अब जो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लंदन में स्थित जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसने जो भारतीय गवर्नर जनरल था उसको भारत की शिक्षा के बारे में एक नोट, एक विवरण भेजा। अब उस समय कंपनी के जो नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष थे वो चार्ल्स वुड थे। कौन से? चार्ल्स वुड। तो उनके नाम से यह पत्र भेजा गया, इसलिए इसे क्या कहा गया? वुड का नीति पत्र कहा गया। ये 1854 में भेजा गया। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे। अब जो वुड का नीति पत्र था, वुड्स डिस्पैच था, उसमें ज्ञान किसके बारे में दिया गया कि आप भारत में जो प्राच्यवादी ज्ञान फैला रहे हो, पुराना ज्ञान फैला रहे हो, उसके आधार पर आप यहां पर यूरोप की जो शिक्षा है उसको अपनाओ, इससे कितने सारे फायदे हो सकते हैं। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। उन्होंने कहा कि अगर आप यूरोपीय शिक्षा प्रदान करोगे तो आर्थिक क्षेत्र में लाभ होगा। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। अगर आप यूरोपीय शिक्षा को फैलाओगे तो भारत में जो व्यापार है, वाणिज्य है, उसका विस्तार कैसे होगा, उससे क्या क्या लाभ होंगे, यह समझने को मिलेगा। और देश के विकास में विभिन्न संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करना है, इसकी जानकारी भी भारतीय लोगों को होगी। यदि उन्होंने यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियां और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा हो जाएगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को यूरोप की संस्कृति के बारे में, यूरोपीय ज्ञान के बारे में आप अवगत कराओ, ताकि जब ये धीरे धीरे पढ़ने शुरू होंगे, इनमें बदलाव आएगा, इनकी रुचियों में बदलाव आएगा, तो ये ज्यादा मात्रा में जो भारतीय जो यूरोपीय चीजें हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और अपना जो यूरोप का माल है वो बिकने लग जाएगा। इस प्रकार ये अपना पाठ है। आज अपन ने इसका पहला जो पहली क्लास है वो मैं आपके सामने उपलब्ध करवा रहा हूं। इसके बाद में अभी तक अपना जो इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट और आएंगे। आशा करता हूं कि यहां तक आपको पूरी तरह से आसानी से ये चीजें समझ में आ गई होगी, किस प्रकार अंग्रेज कौन कौन सी शिक्षा यहां पर प्रदान करना चाहते थे, क्या इसके लिए वो एकदम प्रतिबद्ध थे या उनके पास कोई विशेष टारगेट था। तो उनके पास कोई टारगेट नहीं था, जिस प्रकार की बातें फैल रही थी उस हिसाब से वो शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। आपने क्लास को गौर से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।